नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के संविधान का जो है वह 5वां क्लास है और कक्षा 8 का है। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि 6 से 8 तक के हम संविधान को देखेंगे, तो यह अंतिम क्लास भी है। और अंतिम जो क्लास है वह है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित जो है इस पे क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद जो अगला हम सेशन स्टार्ट करेंगे, अर्थशास्त्र का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर इसके अंतिम चैप्टर को। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 39A के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब हैं या वकील करने में असमर्थ हैं, उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 22 व फौजदारी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सत्य क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला कह रहा है कि गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा जो कह रहा है आपका कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का उसे अधिकार प्राप्त है, ये भी आपका सही है। तीसरा जो कह रहा है आपका कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या यातना से बचने का उसे अधिकार है, तो ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि हिरासत के दौरान दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यह बेसिक तौर पे फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका ये वाला गलत है। और अगला है आपका कि 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने बुलाया जा सकता है, तो यह भी आपका गलत है। तो क्योंकि यहाँ पर बेसिक तौर पे कहा गया है कि 15 वर्ष या उससे कम उम्र के बालक या किसी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता है। जब तक कि वह दोषी नहीं पाया जाएगा तब तक उसे थाने बुलाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे सत्य कौन सा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका पहला वाला। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं को डीके वसु द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे, यह बिल्कुल आपका सही है। अगला है कि इस दिशा निर्देश के अनुसार गिरफ्तारी या हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने दोस्त, सगे संबंधियों को गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है, यह भी सही है आपका। और तीसरा कह रहा है कि इस दिशा निर्देश में गिरफ्तारी के समय एक गवाह, जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य या दोस्त कोई भी हो सकता है, की उपस्थिति तथा अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत का होना अनिवार्य है। तो यह तीसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी वाला, कि सभी के सभी ऑप्शन आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को पूरी तरह जनता के विरुद्ध माना जाता है, यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा जो कह रहा है कि आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य द्वारा दाखिल किया जाता है, यह भी आपका सही है। और तीसरा जो कह रहा है कि शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, कि तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार का आश्वासन दिया गया है, इसको हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्क संगत और न्यायपूर्ण कानूनी के प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है, तो यह भी सही है। ऐसे ही सडन किसी के जीवन जीने के अधिकार को हम नहीं छीन सकते हैं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला है कि कानून के समझ समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, धर्म, जाति और वैचारिक मान्यताओं के हों, कानून के समझ सभी क्या होते हैं, समान होते हैं, यह बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है। अगला कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया है, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी, कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं।
अगला है आपका कि किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है, तो आप सभी ने पता है कि किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण न्यायालय के द्वारा किया जाता है, तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला है कि किसी घटना के होने पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल है, और यहाँ पर कोड दिया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अपराध की जानकारी मिलने पर उसकी जांच करना है, ये भी कार्य पुलिस ही करता है। अगला है कि गवाहों के बयान दर्ज कराना व सबूत इकट्ठा करना, ये काम पुलिस का ही है। आरोप पत्र दाखिल करने का काम भी पुलिस का है, और आरोपी को हिरासत में लेने का भी कार्य पुलिस का ही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि चारों के चारों काम जो है वह पुलिस के हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका मैचअप करवाना है। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले आपका दिया है कि पुलिस, तो पुलिस का कार्य क्या होता है, तो पुलिस का कार्य होता है कि पुलिस का यहाँ पे दिया गया है, पुलिस तो भूमिका और कार्य, तो पुलिस का कार्य होता है आपका ए हो जाएगा कि जले घर की तस्वीर लेना, ठीक है, ये बेसिक तौर पे किसका कार्य है, पुलिस का कार्य है। दूसरा है सरकारी वकील का, तो सरकारी वकील का कार्य क्या होता है, तो अदालत में गवाहों का जांच करना, तो बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि बचाव पक्ष के वकील का कार्य क्या होता है, तो बचाव पक्ष के वकील का कार्य होता है कि आरोपी व्यक्ति से मिलने का, तो यहाँ पे सी का 4 हो जाएगा। और उसके बाद दिया है कि न्यायाधीश, तो न्यायाधीश का कार्य क्या होता है, तो फैसला लिखने का कार्य कौन करता है, न्यायाधीश देता है, तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन फिर से आपका फॉलोइंग द मैचअप का है। तो यहाँ पर दिया गया है संज्ञेय, मतलब सूची 1 और सूची 2। तो यहाँ पर संज्ञेय के बारे में दिया गया है, तो संज्ञेय कार्य क्या होता है, तो बेसिक तौर पे पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तारी की छूट, ये क्या है, संज्ञेय में आता है। और दूसरा दिया है निष्पक्ष का, तो निष्पक्ष का क्या होता है, तो न्याय संगत व्यवहार बेसिक तौर पे क्या कहलाता है, निष्पक्ष कहलाता है, B2 हो जाता है। उसके बाद दिया है आपका जिरह, जिरह क्या कहलाता है, तो पक्ष विपक्ष के वकीलों द्वारा पूछताछ करना क्या कहलाता है, जिरह कहलाता है। और उसके बाद दिया है डी, हिरासत यानी कि डिटेंशन, तो पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना उसे हिरासत या डिटेंशन के नाम से जानते हैं, तो ये आपका D4 होता है। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है आपका कि कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की अहम भूमिका निभाती है, तो ये भी आपका कथन सत्य है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि कौन यहाँ पर गलत दिया गया है। तो पहला कह रहा है कि सरकार ने साल 2005 में मुसलमानों के विकास के आयामों को जांच करने के लिए न्यायमूर्ति खेहर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। तो यहाँ पर आपका पूछा है कि सत्य नहीं है, तो पहला वाला आपका जो है वह क्या है, आपका सत्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा कह रहा है कि इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जांच करने पर इस समुदाय की स्थिति को अनुसूचित जाति व जनजातियों के समान पाया। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पूछा गया सत्य कौन सा नहीं है, तो पहला वाला सत्य नहीं है। अब क्यों सत्य नहीं है, अब इसके बारे में जानते हैं कि साल 2005 में सरकार ने न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में, यहाँ पर न्यायमूर्ति खेहर नहीं थे, राजिंदर थे, राजिंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की जांच का गठन किया था। और इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने पर समुदाय की स्थिति अनुसूचित व अनुसूचित जनजातियों के समान ही पाई। सच्चर समिति ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित गलतफहमी को भी उजागर किया। आमतौर पर माना जाता था कि मुसलमान अपने बच्चों को शरई मदरसों में भेजना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह थी कि केवल 4% बच्चे ही मदरसे में पढ़ते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे जो है निजी स्कूलों में पढ़ रहे थे, ये पाया गया था सच्चर समिति में। अगला जो क्वेश्चन है, और ये जो है क्वेश्चन वह अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है आपका कि संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकार एवं इनको साकार करने वाले कानून की रक्षा करने का दायित्व तो सिर्फ सरकार को है, तो यह आपका गलत है, क्योंकि सरकार के साथ साथ बेसिक तौर पे यह अधिकार न्यायपालिका को भी दिया गया है। तो पहला वाला कथन आपका गलत है।
और दूसरा जो कह रहा है कि हसियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से होता है। तो बिल्कुल आपका सही, इसी को हम लोग कहते हैं कि सामाजिक हसियाकरण यहाँ पर चल रहा है। और अगला कह रहा है कि हसियाकरण से कमजोर हैसियत ही नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाता है। तो तीसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो सत्य कौन सा है? तो दूसरा और तीसरा सही है। तो सही ऑप्शन होता है आपका भी पहला वाला गलत है। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्यों पहला वाला गलत है? तो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को इनको साकार करने वाले कानूनों की रक्षा का दायित्व तो सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि सभी नागरिकों को है। ये हमें अधिकार कौन देता है? संविधान। तो यहाँ पे सरकार के साथ साथ नागरिक भी, ठीक है, जिम्मेदार है बेसिक तौर पे कानून की रक्षा करने के लिए। तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत था। तो दोस्तों ये था संविधान का पूरा क्लास खत्म समाप्त होता है 6 से 8 तक का। अब हम शुरू करेंगे अर्थशास्त्र को, ठीक है, जो कि 6 से 8 पे आधारित रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि उसको भी आप इसी प्रकार से देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।